इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। जो एंजाइम का एक्शन होता है उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है हमने। सबसे पहला पॉइंट है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। तो इसका क्या मतलब है कि एंजाइम एक 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन है और ये एंजाइम स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन होती है इसकी। ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। ये अमाइनो एसिड एंजाइम को एक स्पेसिफिक शेप देते हैं। इस स्पेसिफिसिटी की वजह से एंजाइम क्या करता है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ द सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है। एंड ऑफ द रिएक्शन क्या है, एंजाइम बिल्कुल ही ठीक फॉर्म में रिलीज होता है, उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आती। इसीलिए इस एंजाइम को हम रिएक्शन में अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरिंग रिएक्शन ये प्रोसीजर एक चेन या सीरीज की फॉर्म में परफॉर्म होता है जिसमें एक एंजाइम अपना सबस्ट्रेट दूसरे एंजाइम को हैंड ओवर करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। तो इसी तरह देखें इस डायग्राम में इनिशियल सबस्ट्रेट ए है, एंजाइम 1 के साथ आके अटैच हुआ है, उसने आगे बी को एंजाइम 2 को अपना सबस्ट्रेट ट्रांसफ़र किया है, देन उसने नेक्स्ट को, नेक्स्ट ऐसे सो ऑन एक चेन बनती है और फिर फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ऐसी सीरीज या चेन के प्रोसेस को हमने क्या कहना है, को एंजाइम, जिसमें एक एंजाइम अपना सबस्ट्रेट दूसरे एंजाइम को हैंड ओवर करता है। इसका थर्ड पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है एंजाइम पे, तो 3 डायमेंशनल जो कैविटी है वो रिमेन करती है या कंटेन करती है स्पेसिफिक टाइप ऑफ द चार्जेस को। फिर वो जो एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ एक्ट कर रहा है या रिएक्ट कर रहा है वो इन्हीं चार्जेस की वजह से कर रहा है। तो ये अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच होते हैं। अटैच होने के बाद एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करती है, फोल्ड एंड कॉइल करती है और फोल्डिंग एंड कॉइलिंग होने के बाद ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करती है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर देती है किसको, एंजाइम को। तो ये ई क्या है, एंजाइम प्लस एस क्या है, सबस्ट्रेट, दोनों मिलके ई एस बना रहे हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। एंड फर्दर इनका फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ई प्लस पी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है लॉक एंड की मॉडल। ये प्रपोज किया था लॉक एंड की मॉडल 1890 में ईमल फिशर ने प्रपोज किया था और उसने बताया था जैसे घर में एक स्पेसिफिक लॉक की एक स्पेसिफिक की होती है, इसी तरह एक स्पेसिफिक एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है। हम घर में जो लॉक यूज़ करते हैं, एक लॉक को हम किसी दूसरे लॉक की से ओपन नहीं कर सकते। तो इसी तरह एक एंजाइम पे एक स्पेसिफिक ही सबस्ट्रेट आके अटैच होता है। बट फर्दर जो स्टडी हुई थी उसने इस मॉडल को कोई सपोर्ट नहीं दी और उसके बाद एक और मॉडल प्रपोज हुआ था जिसका नाम था इंड्यूस फिट मॉडल। और ये प्रपोज किसने किया था, कोचलैंड ने 1959 में किया था और उसने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की थी किसमें, लॉक एंड की मॉडल में। और उसने बताया था जो स्पेसिफिक एंजाइम आके अटैच होता है, सबस्ट्रेट आके अटैच होता है एंजाइम के साथ, तो वो क्या करता है, इंड्यूस करता है चेंजेस किसमें, एंजाइम के स्ट्रक्चर में। और ये चेंजेस फिर एंजाइम को किस काबिल बनाती हैं कि वो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। ये देखें लॉक एंड की मॉडल। की सबस्ट्रेट है, लॉक क्या है, एंजाइम है, की आके अंदर अटैच हुई है, लॉक की कॉम्प्लेक्स बन गया है। ऐसे राइट साइड पे ये सबस्ट्रेट है पर्पल में और ग्रीन क्या है, एंजाइम, और ये सेंटर में इसकी एक्टिव साइड है। एक्टिव साइड पे आके सबस्ट्रेट अटैच होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इसके बाद कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिएक्शन रेट पे इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने किसको स्टडी करना है, एंजाइम कंसंट्रेशन को। वो कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डबल हो जाता है बाय डबलिंग द अमाउंट ऑफ एंजाइम। जैसे जैसे एंजाइम बढ़ते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। मतलब जितनी एंजाइम होंगे उन पे उतनी ही एक्टिव साइड प्रेजेंट होंगी और बाहर से ज़्यादा सबस्ट्रेट आके लगते जाएंगे। ज़्यादा एक्टिव साइड्स होंगी तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगी, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं सम टाइम एक ऐसा टाइम आता है जो सबस्ट्रेट की अमाउंट जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है। मतलब एंजाइम इंक्रीज होते भी रहें तो सबस्ट्रेट सपोज करें 20 एंजाइम है और 10 सबस्ट्रेट हैं। अब 10 सबस्ट्रेट आके पहले 10 एंजाइम पे आके अटैच हो जाएंगे। फर्दर जो 10 एंजाइम होंगे वो रिमेन एम्प्टी रह जाएंगे क्योंकि उनके साथ अटैच होने के लिए सबस्ट्रेट है ही नहीं। तो वो फिर कहता है कि रिएक्शन रेट कैन नॉट बी इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ एंजाइम कंसनट्रेशन। अब रिएक्शन रेट इंक्रीज नहीं हो रहा अगर एंजाइम की कंसनट्रेशन अभी भी स्टिल इंक्रीज हो रही है तो। उसके बाद सेकंड पॉइंट में वो कहते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब पहले तो हमने पढ़ी एंजाइम की, अब सबस्ट्रेट। अब वो कहते हैं कि लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट।
अब देखें जो सबस्ट्रेट की अमाउंट है वो कहता है यहाँ पे कम है। अब जो रेट है रिएक्शन का वो तो बिल्कुल डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, अमाउंट ऑफ द सबस्ट्रेट। जितने सबस्ट्रेट आके लगेंगे उतना ही रिएक्शन होगा, दूसरे एंजाइम का होना ना होना किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि एंजाइम की अब हमने कंसंट्रेशन रखी हुई है कीप कांस्टेंट। इस प्रोसेस में क्या है कि जस्ट 10 एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है, और लो सबस्ट्रेट प्रेजेंट है। लाइक देख लें अमाउंट जो सबस्ट्रेट की है वो इंक्रीज भी हो जाए ना 1 to 15 तक, तो जितने एंजाइम प्रेजेंट हैं यहाँ पे जस्ट हमने 10 एंजाइम रखे हैं, तो इस पे आके 10 ही सबस्ट्रेट अटैच होंगे। फर्दर जो 10 से अबव होंगे 15 तक या 20 तक वो वेस्ट हो जाएंगे। फिर कोई एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज होती भी रहेगी तो रिएक्शन रेट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वही मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करेंगे एक्टिव साइड को जो पहले आके अटैच हो जाएंगे। उसके बाद फर्दर इंक्रीज जो सबस्ट्रेट में हो रही है वो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करेगी रिएक्शन रेट को। इसके बाद वो कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर के बढ़ने या कम होने से। इसी तरह वो कहता है कि इसके लिए कोई हाई टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती, एक लिमिटेड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जिस पे एक एंजाइम अपना काम इफेक्टली परफॉर्म कर सके। तो वो एक लिमिटेड टाइम टेम्परेचर क्या है एंजाइम का टेम्परेचर, वो है ऑप्टिमम टेम्परेचर। वो ऑप्टिमम या जहाँ पे एक एंजाइम अपनी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म कर सके, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसी तरह ह्यूमन एंजाइम का देखा जाए तो 37 क्या है ह्यूमन टेम्परेचर ह्यूमन एंजाइम का। अगर वो एक्सीड कर जाए 37 to 40 तो क्या है, फिर एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है या ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह जो हीट प्रेजेंट है वो टू फॉर्म की एनर्जी प्रोवाइड करता है। पहली है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन क्या करती है, एक्सेलरेट करती है केमिकल रिएक्शन को एट हाई टेम्परेचर। और काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है एनर्जी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को। तो ठीक है, इसीलिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्विकली रिएक्शन परफॉर्म करते हैं या मूवमेंट शो करते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है हम ड्यूरिंग रिएक्शन की जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही होती है उस दौरान यूज़ करते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो रेस्टिंग कंडीशन में यूज़ होती है। इसीलिए जब हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएगी तो जो आइटम प्रेजेंट हैं एंजाइम मॉलिक्यूल्स के उनकी वाइब्रेशन भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे जैसे वाइब्रेशन इंक्रीज होती जाएगी तो क्या है, वो एंजाइम की ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। उसके बाद पीएच है। पीएच एक एंटी लॉग है, नेगेटिव लॉग है किसका, हाइड्रोजन आयन का। तो जैसे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत है इसी तरह एक स्पेसिफिक पीएच की भी ज़रूरत है जिसपे एंजाइम अपने फंक्शन को इफेक्टली परफॉर्म कर सकें। जैसे थोड़ा सा स्लाइड सा चेंज आता है पीएच में तो आयनाइजेशन एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम चेंज हो जाती है। ऑब्वियसली फिर उनके सबस्ट्रेट की आयनाइजेशन भी चेंज हो जाती है। फिर जब ये एक्टिव साइड और सबस्ट्रेट की आयनाइजेशन चेंज होगी तो फिर वो रिड्यूस और ब्लॉक कर देंगे एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को। ठीक है, उसके बाद एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। ये स्पेसिफिक एंजाइम है जिनकी स्पेसिफिक पीएच है, जैसे पेप्सिन है इसकी ऑप्टिमम पीएच 2 है, ये एसिडिक मीडियम में है। अगर इसको हम बेसिक में डाल दें जहाँ पे पीएच 4 है या 6 है तो फिर ये क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा एंजाइम के स्ट्रक्चर को। ये फर्दर सारे अमाइलेज, सक्रेज, यूरेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज की ऑप्टिमम पीएच है। और इसके बाद हम बात करेंगे इनहिबिटर की। ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्ट करते हैं सबस्ट्रेट की जगह पे एंजाइम्स के साथ, और बट ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। इधर कुछ इनके एग्जांपल्स हैं जैसे साइनाइड, एंटीबॉडीज, एंटीमेटाबोलाइट्स एंड सम ड्रग्स। और इधर हम 2 टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स की बात करेंगे, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। अब देखें ये इस डायग्राम में एंजाइम आके अटैच हुआ है किसके साथ, एंजाइम पे सबस्ट्रेट आके अटैच हुआ है उसके एक्टिव साइड पे, बट वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट में रिलीज नहीं हो रहा। सॉरी, ये एंजाइम है, एंजाइम पे आके इनहिबिटर सेकंड डायग्राम में आके इस पे अटैच हुआ है एंजाइम की एक्टिव साइड पे, और एक्टिव साइड के साथ वो बाइंड हुआ है। बाइंड होने के बाद उसने ये एंजाइम के एक्टिव साइड को घेर लिया है। अब ये जो येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है सबस्ट्रेट, अब ये उसको आने की जगह नहीं दे रहा, तो उसको ये इग्नोर कर रहा है। तो यहाँ पे इसने एक्टिव साइड पे सबस्ट्रेट की जगह ले ली है, बट ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा।